इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया गया कि पीकॉक ब्लड लाइन को इस दुनिया में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस था। पीकॉक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हर एक परिंदे ने उसे अपना राजा मान लिया। लेकिन फिर हजारों सालों पहले इस दुनिया में एक हेवनली बुक डिसेंड हुई। जब वो बुक इस दुनिया में डिसेंड हुई तब उसके साथ कई सारी डिवाइन फायर भी यहाँ पर बरसने लगी। उस डिवाइन फायर ने तो मॉर्टल वर्ल्ड में मानो अपना दबदबा कायम किया। मगर वो डिवाइन फायर यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि उसने तो अपने पहले फिनिक्स को भी जन्म दिया। इस फिनिक्स का जन्म हुआ था डिवाइन फायर की फ्लेम से, और इसी वजह से उसने अपनी डिवाइन लाइट के जरिए पूरी दुनिया को जगमगा दिया। वो फिनिक्स बर्ड इतना ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल था कि सभी परिंदों ने उसके सामने सबमिट कर दिया। उन्होंने खुद होकर ही फिनिक्स को अपना नया राजा बना लिया था। लेकिन अगर पीकॉक्स की बात की जाए तो ये नेचर से ही काफी ज्यादा प्राउड होते हैं, तो जाहिर सी बात थी कि पीकॉक ने फिनिक्स के सामने अपना सिर झुकाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, पीकॉक ने तो हजारों सालों तक फिनिक्स के साथ फाइट भी की। उसे तो बस किसी भी कीमत पर अपने राजा वाला टाइटल वापस से छीनना था, और उसी दिन से वो इटर्नल राइवल्स बन गए। और अब हमें डीमन प्रिंसेस अपनी कहानी बताने लगी। वो कहने लगी कि मैं पीकॉक की ब्लड लाइन के साथ पैदा हुई थी, और मेरी इस ब्लड लाइन को देखकर मेरे फादर यानी कि डीमन एम्परर काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्हें तो मेरे अंदर डीमन क्लैन का प्राइड नजर आया। उन्हें ऐसा लगा कि मैं ही डीमन क्लैन की सेवियर बनूंगी, और इसी वजह से उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से नाम दिया नान के। बचपन से ही सभी ने मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की। लेकिन फिर एक दिन जू युरोंग ने अपने फिनिक्स की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया। उस फिनिक्स को देखते साथ ही हमारी डीमन रॉल्म में अफरा तफरी मच गई थी। सभी लोग उस फिनिक्स को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए, और उसी पल मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी राइवल आ चुकी है। उसने अवेकन होते साथ ही मुझसे मेरा मान सम्मान छीन लिया। मेरा प्राइड अब मेरी एम्बैरेसमेंट बन चुका था। मुझे तो खुद पर ही शर्म आने लगी कि मैं इसके सामने हार कैसे सकती हूँ। और उसी दिन मैंने अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। मेरा तो बस एक ही मकसद है, तुम्हें हरा कर अपनी ग्लोरी को दोबारा से रिक्लेम करना, और इसके लिए अगर मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तो कोई मसला नहीं। और इसी वक्त नानके ने अपने डेस्टिनी स्टार के पीकॉक वाले पोस्टर को रिवील किया। दरअसल ये बंदी कल्टीवेशन की प्रोफाउंड ट्रुथ के पिक पर पहुंच चुकी थी। अब उसकी बातें सुनकर भला जू युरोंग पीछे कैसे रह सकती। उसने भी अपने डेस्टिनी स्टार वाले पोस्टर को रिवील किया। दरअसल जू युरोंग भी इसी के जैसी प्रोफाउंड ट्रुथ की पिक पर पहुंच चुकी है। डीमन प्रिंसेस उससे कह रही थी कि तुम हो जू युरोंग, मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा यूनिक होंगी। बेवकूफ लोग अक्सर ही मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर करते रहते। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा था कि तुम वाकई स्पेशल होगी, मगर आज तुम्हें आमने सामने देखकर मुझे बस एक ही बात समझ आई कि तुम एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। तो जू युरोंग उससे पूछती कि बताओ तुम्हें मैं किस एंगल से डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही। जिस पर डीमन प्रिंसेस जवाब देते हुए कहने लगी कि तुम दिखने में काफी ज्यादा साधारण हो। तुम्हारे बर्ताव में ना कोई एलिगेंस है और ना ही तुम मेरे जैसी हाइटेड हो। पता नहीं इन बेवकूफ लोगों को तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आता। जिस पर जू युरोंग कहने लगी कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा कि मैं किसी प्रिंसेस से नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची से बात कर रही हूँ। अभी सुनते साथ ही नानके ने गुस्से में आकर अपनी सोड को समन कर लिया। वो कह रही थी कि तेरी इतनी औकात ही नहीं कि तू मेरे सामने बोल पाए। और अब यहाँ पर उसने अपने पीकॉक वाले पोस्टर को भी रिवील किया, जो देखते साथ ही जू युरोंग भी अपने फिनिक्स को अनलिश कर देती है। जू युरोंग कहने लगी कि मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी कि लोग मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर करें। तुम कहाँ और मैं कहाँ। सब यहाँ पर पीकॉक और फिनिक्स दोनों भी इटर्नल राइवल सामने सामने थे। वेल यहाँ पर डीमन जनरल भी जू युरोंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन डीमन प्रिंसेस ने उसे रोक लिया। वो उसे गुस्से में बताने लगी कि इसे तो मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, इसलिए कोई भी हम दोनों के दरमियान इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसके बाद वो जू युरोंग से कहने लगी कि चलो फिर एक फेयर फाइट करेंगे। मुझे साबित करने दो कि तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो। आज ये पूरा कॉन्टिनेंट इस बात को विटनेस करेगा कि हम दोनों में सबसे पावरफुल है कौन। और अब यहाँ पर डीमन प्रिंसेस नानके ने अपनी इटर्नल डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। सब यहाँ पर जू युरोंग ने भी अपने स्पेशल एरो एंड बो को समन कर लिया था, जिसे एनलाइटनमेंट ट्री के वुड से बनाया गया है। और अब पहला अटैक किया था नानके ने। उसने अपने 2 स्लैशेस को सीधे जू युरोंग की तरफ रिलीज कर दिया। तो अब उसके इस हमले को करारा जवाब देने के लिए जू युरोंग ने भी अपने एरो को चार्ज कर दिया। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम 23rd जनरल को देख पाते हैं, जिसने अपनी फ्रॉस्टार डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था। उसके ऐसा करते साथ ही चांगशिंग और उसके दोस्तों पर काफी भयानक प्रेशर रिलीज होने लगता है। साथ ही साथ वहाँ की जमीन कोलैप्स होना शुरू हो गई। उस बंदे ने जैसे अपने वेपन को जमीन पर हिट किया था, ये सभी के सभी हवा में टॉस हो गए। वेल सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा। चांगशिंग अपने दोस्तों को बताने लगा कि इस डीमन जनरल की स्टार डोमेन
डोमेन है। ऐसा लगता है कि इसके पास स्पेस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। अगर हम इसकी स्टार डोमेन के अंदर फाइट करेंगे तो इससे हमारा काफी बड़ा नुकसान होगा। ये अपने हिसाब से इस स्पेस को अल्टर कर सकता है। भले सभी लोग अब उस डीमन जनरल की स्टार डोमेन में ट्रैप हो चुके थे, जो देखकर ही डीमंस को तो काफी ज्यादा मजा आने लगा। वहीं पर 24 डीमन जनरल अपने साथियों को बताने लगी कि इन नमूनों को इतनी जल्दी खत्म मत करना, हमें पहला इनके साथ थोड़े से गेम खेलने हैं। अगर इन्हें थका थका कर मारा जाए तो इनका मीट और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। सब यहाँ पर उस डीमन जनरल ने सीधे चांगशिंग के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। ये लोग फ्लोटिंग रॉक पर सवार होकर एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। वहीं पर जेंगशु ने 23 डीमन जनरल को अपना निशाना बनाया, मगर जेंगशु उसके करीब पहुंच पाई इससे पहले उस बंदे ने उसे पतंग जैसे उड़ा दिया। अब जेंगशु के पुश होते साथ ही जियान उस बंदे का मुकाबला करने रवाना हो गई, लेकिन तभी ट्विन विंग उस पर अटैक कर देती है। वो तो उसकी हेवी सोर्ड पर सवार होकर जियान को बताने लगी कि तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ, तो प्लीज मुझे भी थोड़ा सा टाइम पास करने का मौका दो। तब जियान ने भी उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बंदी बड़ी आसानी के साथ वहाँ से गायब होकर जियान को चकमा दे रही थी। वो डीमन उससे कहने लगी कि तुम तो मुझे किसी हैंडसम लड़के जैसी नजर आ रही हो, इसलिए खुद को संभाल के रखना वरना मेरे प्यार में फंस जाओगी। और इतना कहते साथ ही उस ट्विन विंग ने उस पर अपनी चार्म मैजिक का इस्तेमाल किया। इधर चांगशिंग भी समझ गया था कि ये लोग अब चार्म टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे, यानी कि अभी सबके सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इधर ट्विन विंग को ऐसा लग रहा था कि जियान उसके जाल में फंस चुकी, इसलिए वो फटाफट से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जियान ने साइड में हटते हुए उस पर अपनी हेवी सोर्ड से जबरदस्त वार कर दिया। अभी देखकर वो बंदी थोड़ी सी हैरान हो गई, क्योंकि उसकी चार्म टेक्निक का जियान पर कोई असर नहीं हुआ था। वहीं पर जियान उस पर अटैक करते हुए कहने लगी कि ऐसी फालतू की ट्रिक मेरे सामने नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग और 24 डीमन में काफी जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। भले ही चांगशिंग फिलहाल इस बंदी के अटैक को काउंटर करने में बिजी है, मगर उसका दिमाग इन लोगों की कमजोरी को ढूंढना चाहता है। उसने नोटिस किया था कि स्टार डोमेन में मून की ग्रेविटी है, लेकिन इन लोगों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। ये लोग तो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर मूव हो रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग इस स्पेशल शिफ्ट के हर एक पैटर्न को पहचान सकते। इन्होंने इस डोमेन में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी कि ये अपने अपोनेंट की हर एक मूव को एंटिसिपेट कर सकते, इसलिए अब चांगशिंग ने अपने अटैक करने का तरीका बदल दिया। और तो बस 23 डीमन पर अटैक करने का नाटक करते हुए तुरंत ही साइड में हट जाता है। साथ ही साथ उसने अपने दोस्तों को भी अपने पास बुला लिया था। अभी देखते साथ ही डीमन जनरल ने फटाफट से अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। इधर चांगशिंग अपने दोस्तों को बता रहा था कि जल्दी से स्प्रेड आउट हो जाओ, ये बंदा यहाँ पर मलबे का एक एक्सप्लोजन करने वाला है। तो ये लोग फटाफट से पीछे हट गए, जिसके चलते डीमन जनरल की ये चाल नाकाम हो गई। तो डीमन जनरल भी इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो काफी बड़े शातिर निकले, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग कब तक हमारे अटैक्स को डॉज करते रहोगे। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि भले ही तुम्हारी स्टार डोमेन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मत भूलो कि जाओ गार्डन में आने के लिए तुमने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस किया था। भले ही तुमने कल्टीवेशन को अपनी मर्जी से कम किया हो, लेकिन ये बात तुम्हारी स्टार डोमेन को पसंद नहीं आएगी। बस तुम देखते जाओ कि ये डोमेन खुद होकर ही तुम्हारी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगी, और इसका मतलब ये होगा कि अब तुम यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे। और अब यहाँ पर इन सभी ने एक साथ मिलकर उस बंदे पर हमला कर दिया, लेकिन उतने में ही दूसरी डीमन जनरल आकर इन सभी को पीछे पुश कर देती है। और अब उस बंदी ने हवा में फ्लोट करते हुए अपनी जबरदस्त पावर को एक्टिवेट कर लिया। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो अपीयर हो गया। वो चांगशिंग से कह रही थी कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे बड़े भाई पर हमला करे। और अब यहाँ पर उसने फटाफट से अपनी कढ़ाई को बाहर निकाल लिया। इसी में इंसानों को पकाकर खाना इन लोगों को पसंद था। दरअसल इस आर्टिफैक्ट को स्पिरिट कोल्ड्रन कहा जाता था, जो कि बोन मैरो को डिवावर करने के लिए फेमस थी। आज तक जितने भी लोग इसमें मारे गए वो सब के सब इस कोल्ड्रन का हिस्सा बन चुके हैं। जियान तो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहने लगी कि पता नहीं इन डीमंस ने न जाने कितने ही सारे लोगों को मारा होगा। और अब उस सारे स्पिरिट्स इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पर इन लोगों ने भी उन डीमंस को स्ले करना स्टार्ट कर दिया। इधर 23 डीमन जनरल कह रहा था कि चांगशिंग काफी ज्यादा शातिर है, ये बच्चा हमारे लिए मुसीबत
मुसीबतें खड़ी कर सकता। सबसे पहला हमने चांगशेंग को ही निपटाना चाहिए। जिस पर दूसरी डीमन जनरल कहने लगी कि इस बंदे का दिमाग अगर शातिर है तो इसका मांस काफी ज्यादा टेंडर होगा। अब मैं तो इसे खाने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन सभी स्पिरिट्स को कंट्रोल करने लगी। उसने इन सभी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए चांगशेंग पर अटैक किया था। इधर चांगशेंग भी सोचता है कि इन इवल स्पिरिट का हम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो अब इस सिलसिले को खत्म करने के लिए सबसे पहला मुझे उस कोल्ड्रन को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो अब चांगशेंग यहाँ से वहाँ भागते हुए जेंगशु से मदद मांगता है। जेंगशु ने बड़ी तेजी के साथ चांगशेंग को कोल्ड्रन की तरफ थ्रो किया था। वेल इन सबकी सांसें अटके हुई है क्योंकि चांगशेंग सीधे उस कोल्ड्रन की तरफ आगे बढ़ रहा था। वहीं पर 24 डीमन जनरल कहने लगी कि ये बंदा तो खुद होकर मेरे पतीले में जा रहा, ऐसा लग रहा कि ये भी मेरे पेट में जाने के लिए बेकरार है। साथ ही वो चांगशेंग को बताने लगी कि मेरी ये कोल्ड्रन 10,000 स्पिरिट्स को होल्ड कर सकती है, इसलिए तुझे पिघलाकर मारना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। मगर चांगशेंग ने कोल्ड्रन में जाते साथ ही उसके इवल स्पिरिट्स को ही खत्म करना शुरू कर दिया। वो अपने डेस्टिनी स्टार की पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी इवल स्पिरिट को जलाकर खत्म करने लगा। साथ ही चांगशेंग उस डीमन से कहने लगा कि तुम्हारी इस भट्टी में ज्यादा आग नहीं बची तो क्यों न मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आग जला दूं। और अब यहाँ पर चांगशेंग बड़े इक्वल अंदाज में स्पिरिचुअल पावर का एक्सप्लोजन करते हुए अपने ड्रैगन को समन कर चुका। इस नजारे को देखते साथ ही उस डीमन जनरल के तो होश ही उड़ गए। वो कह रही थी कि इस बंदे ने तो कलरलेस डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल किया है, ये तो मेरे डार्क स्पिरिट्स के लिए अल्टीमेट काउंटर होगा। और अब वहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर चांगशेंग नीचे आ गया। वो उस डीमन जनरल से कहने लगा कि ये ले, मैंने तेरे कोल्ड्रन को डिस्ट्रॉय किया, पता नहीं तूने इस मैन ईटिंग कोल्ड्रन के जरिए कितनों को मारा होगा, लेकिन आज मैंने उन सभी स्पिरिट्स को भी आजाद कर दिया। इधर डीमन जनरल ने तो खून की उल्टियां निकालना शुरू कर दी। उसकी ऐसी हालत देखते साथ ही दूसरे डीमन जनरल को काफी ज्यादा टेंशन आ गया, लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं हो सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो ये स्टार डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये बात चांगशेंग को भी समझ आ गई कि इस बंदे की स्टार डोमेन अब कमजोर पड़ रही है। तो चांगशेंग ने तुरंत ही जेंगशु को इशारा किया। वो कह रहा था कि चलो अब इस पर हमला करने का वक्त आ चुका है। तो जेंगशु ने फटाफट से अपनी ब्लड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस बंदे पर छलांग लगा दी। इधर चांगशेंग भी अपने ड्रैगन के साथ उस डीमन जनरल पर हमला करने के लिए निकल चुका था। और फाइनली इन दोनों ने एक साथ मिलकर डीमन जनरल पर हमला कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा प्रिसाइज था कि स्टार डोमेन शैटर होकर ये लोग असली दुनिया में वापस आ गए। सो इस तरह से फाइनली चांगशेंग ने डीमन जनरल पर अपना डोमिनेंस साबित किया था। इधर डीमन जनरल मिंग उससे कहने लगा कि तुम प्रोफाउंड ट्रुथ वाले मामूली से कल्टीवेटर हो, लेकिन फिर भी तुमने हमें काफी तगड़ी टक्कर दी। इधर चांगशेंग अपने साथियों को बता रहा था कि बंदा काफी ज्यादा घायल है, इसलिए ये अब कुछ टाइम के लिए अपनी स्टार डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिसके चलते अभी तीनों उन डीमंस पर अटैक करने के लिए तुरंत ही रवाना हो गए। और उतने में ट्विन विंग कहने लगी कि पता नहीं तुम किस चीज का इंतजार कर रहे, जल्दी से इन नमूनों पर स्ट्राइक हिट करो। और उतने में एक बंदे ने चांगशेंग पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से हमला कर दिया। अब इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर दोनों डीमन जनरल चांगशेंग को मारने के लिए कूद जाते हैं। तो जेंगशु और जियान उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर उसी वक्त जेंगशु पर भी अटैक हो जाता है। उन डीमंस ने तो सीधे जेंगशु की आंखों पर हमला किया था और उतने में ही जियान पर भी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड पियर्स हो जाती है। अब ये देखते साथ ही चांगशेंग और जेंगशु काफी ज्यादा शॉक हो गए। दरअसल ये अटैक किया था जियान के सीनियर ब्रदर जुआन ने। वह ये बंदा लीशान सोर्ड से का डिसाइपल है और वो जियान को जान से मारना चाहता था, मगर उसके दूसरे हमले को चांगशेंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को जुआन में पियर्स करते हुए उसे एक चट्टान पर पटक देता है। इधर जेंगशु जियान के लिए काफी ज्यादा परेशान था। वहीं पर जेंगशु की आंखों से भी ढेर सारा खून आने लगा। वो जुआन से कह रहा था कि तुमने हमें धोखा दिया, तुम एक गद्दार हो। लेकिन जुआन का जमीर तो मर चुका है, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वही इन लोगों से पूछने लगा कि बताओ तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसे लगा। तुम में से तो किसी को भी मुझ पर हल्का सा शक भी नहीं हुआ। अब उसकी बातें सुनते साथ ही जियान रोने लगी। उससे पूछती कि बताओ आपने ऐसा क्यों किया। अब उसका इस सवाल सुनते साथ ही जुआन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहने लगा कि तेरे बाप सूली ने प्रिंस लियांग के पूरे घर को स्लॉटर किया था, तो क्या कभी तूने अपने बाप से सवाल पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया था। उसने 128 इनोसेंट सोल को मार दिया था, तो इसी का रिवेंज लेने के लिए मैंने डीमन क्लैन को ज्वाइन किया। वेल यहाँ पर न जाने कितने ही सारे स्केलेटन जुआन की बॉडी पर क्रॉल कर रहे थे और फिर ट्विन विंग ने उसे बेहोश कर दिया। वो कहने लगी कि ये लड़का काफी ज्यादा मुंह चला रहा था और मुझे इतनी बकबक
अच्छी नहीं लगती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी का मास्टर भी आज मारा जाएगा। इतना कहते साथ ही उस डीमन ने अपने पीकॉक फेदर का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग पर हमले करना शुरू कर दिए। तो चांगशिंग ने फटाफट से अपनी येलो पेपर अम्ब्रेला को ओपन करते हुए उसके हमलों को काउंटर करना शुरू कर दिया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर जियान वाकई सोर्ड मास्टर सुली का बेटा है तो डीमन क्लैन उसे कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा और फिर वो जियान का ही यूज करके मास्टर सुली को मैनिपुलेट करेंगे। इसलिए चांगशिंग ने फटाफट से एक आर्टिफैक्ट को जेंगशु और जियान की तरफ थ्रो किया। वेल इस आर्टिफैक्ट को 1000 माइल लॉक कहा जाता है, जिसके चलते ये दोनों भी यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए। सब यहाँ पर चांगशिंग अकेला ही इन सभी डीमंस का मुकाबला करेगा। जो देखो डीमन कहने लगी कि पहला तो तुम 4 थे मगर फिर भी हमारे सामने कमजोर पड़ गए, तो बताओ फिर तुम अकेले हमारा क्या ही उखाड़ लोगे। लेकिन वो डीमंस नहीं चाहती थी कि जियान और जेंगशु यहाँ से जिंदा वापस जा पाए। तो अब वो दोनों डीमन जनरल तुरंत ही उनके पीछे रवाना हो गए। ये देखते साथ ही चांगशिंग भी उन्हें फॉलो करने लगता है और अब उस पुल के अंदर बस अकेला जुआन ही बाकी था। डीमन ने उसके अंदर जो सोर्ड पियर्स की थी वो अपने आप बाहर आ गई। वो कहने लगा कि तुम्हें तो हमारा शो देखकर काफी ज्यादा मजा आया होगा, क्यों सही कहा ना। और अब उसने अपनी फ्लाइंग सोर्ड को सीधे उस बंदे की तरफ रिलीज कर दिया। दरअसल यंग मास्टर जुआंग वही के एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तो पैनिक होते हुए जुआन से कहने लगा कि शायद तुम मुझे नहीं जानते, मेरे फादर टियांदाओ एकेडमी के वाइस डीन हैं। तुम मुझे मारो और फिर तुम भी मारे जाओगे। जिस पर जुआन कह रहा था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस उसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जिस पर जुआंग कह रहा था कि पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम डीमन क्लैन के जासूस हो, तो मैं तुम्हारे जैसे गद्दार का कभी साथ नहीं दूंगा। जिस पर जुआन कहते हैं ना तुम साथ तो मेरा जरूर दोगे, क्योंकि तुम बाकियों से अलग हो। तुम इतने बड़े कायर हो कि पेड़ के पीछे छुपे रहे, लेकिन तुमने चांगशिंग की मदद नहीं की। सो अब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए इतना तो करना ही होगा। तो चलो फिर जल्दी से इस पिल को स्वेलो करो। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम जू युरोंग और डीमन प्रिंसेस के दरमियान की फाइट को देख पाते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे को काफी तगड़ी टक्कर दे रही थी, मगर डीमन प्रिंसेस उससे कहने लगे कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और इतना कहते साथ ही उसने जू युरोंग को पीछे की तरफ पुश कर दिया। और अब डीमन प्रिंसेस अपनी धर्मा फॉर्म को समन करते हुए कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि असली पावर एक्चुअली में होती क्या है। वेल यहाँ पर डीमन प्रिंसेस ने पीकॉक हेल किंग को समन किया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक और डोमिनेटिंग था। सो इधर इन दोनों का मुकाबला चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग भी सोर्ड पुल से बाहर आ गया। उसने भी देखा कि कहीं पास में एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा, मगर उसे कोई आइडिया नहीं थी कि इस मुकाबले में जू युरोंग भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ डीमन प्रिंसेस जू युरोंग से कहने लगी कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम मेरी जैसी गॉडेस के सामने टिक पाओगी? अगर मुझे मेरे डीमन क्लैन के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। जितनी ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनोगी हमारे क्लैन पर उतना ही बड़ा खतरा मंडराता रहेगा, और मैं ये रिस्क नहीं उठाना चाहती। तो चलो अब जल्दी से मेरे पीकॉक हिल गॉड के लिए कुर्बानी बन जाओ। तुम्हें मारने के बाद मेरा हिल गॉड और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपने पीकॉक हिल गॉड के जरिए जू युरोंग पर हमला कर दिया। हालांकि जू युरोंग तुरंत ही पीछे की तरफ हटकर अपने ब्लड को सैक्रिफाइस कर देती है, जिस वजह से उसका बो एंड एरो काफी तेजी के साथ ग्लो होने लगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर हम एनलाइटनमेंट ट्री को भी देख पाते हैं। वेल इस पेड़ पर जितने भी गोल्डन लीफ है उस सब के सब वेपन जैसे इस्तेमाल किए जा सकते। साथ ही जू युरोंग ने यहाँ पर अपना डिवाइन फिनिक्स फायर एरो रिलीज किया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। और अब वो एरो एक फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे डीमन प्रिंसेस पर अटैक करने लगा। तो प्रिंसेस भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने हिल गॉड की मदद से उस एरो को काउंटर करने लगी, और उसने बड़े ही अच्छे तरीके से उस अटैक को हैंडल भी किया था। इसलिए वो जू युरोंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि बस इतनी ही पावर थी तुम्हारे पास। जिस पर जू युरोंग कहने लगी कि भले ही मेरी कल्टीवेशन फिलहाल शैलो है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। और अब वो एक बार फिर से अपना डिवाइन फिनिक्स फायर एरो रिलीज करने के लिए तैयार हो गई। वहाँ मौजूद एनलाइटनमेंट ट्री उसमें अपनी पावर्स को ऐड कर रहा था। साथ ही साथ जू युरोंग ने यहाँ पर अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे अजूर वाइल्ड एरोज कहा जाता है। और अब उन हजारों लाखों अजूर वाइल्ड एरोज ने सीधे जाकर पीकॉक हिल गॉड पर हमला कर दिया। वेल जू युरोंग से इस हमले की उम्मीद तो डीमन प्रिंसेस को भी
नहीं थी, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन्स होने लगे। जुइरोंग ने बड़ी आसानी के साथ उस डीमन प्रिंसेस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था और अब यहाँ पर वो एनलाइटनमेंट ट्री के एक पत्ते का इस्तेमाल करते हुए उसे एरो में ट्रांसफॉर्म कर देती है। और फिर जैसे ही उसने ये वाला एरो रिलीज किया, वहाँ पर पीकॉक हेल गॉड की बॉडी में न जाने कितने सारे छेद पड़ गए। डीमन प्रिंसेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और फाइनली कई सारे हमलों के बाद पीकॉक हेल गॉड वहाँ से वैनिश हो गया, लेकिन इसकी वजह से डीमन प्रिंसेस काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो जुइरोंग से कहने लगी कि क्यों ना आप थोड़ी सी हाथापाई हो जाए, और इतना कहते साथ ही इन दोनों बंदियों ने एक दूसरे पर छलांग लगा दी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चांगशिंग को देख पाते हैं, जिसकी स्पिरिचुअल पावर अब ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने की कगार पर है। मगर तब तक डीमन प्रिंसेस की ट्विन विंग्स वहाँ पर पहुँच गई। वो दोनों मिलकर चांगशिंग पर हमले कर रही थी, मगर चांगशिंग ने उनमें से एक बंदी को बड़े ही जोरदार स्लैश अटैक के साथ सीधे चट्टान पर पटक दिया। अब इससे तो उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, तो इन दोनों ने अपने हाथ थामते हुए अपने पावर्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया। उन्होंने तो ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर चांगशिंग का काम तमाम करेगी, और अब तो उनकी पीठ पर विंग्स भी अपीयर हो जाते हैं। तो उन दोनों ने फ्लाई करते हुए चांगशिंग का पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं पर चांगशिंग चाहता था कि जैसे तैसे वो इन लोगों से अपना पीछा छुड़ा ले। उसके पास बस अभी एक ही डिफेंसिव आर्टिफैक्ट बचा था, तो उसने तुरंत ही उस आर्टिफैक्ट की मदद से उन दोनों के आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि चांगशिंग भी उनके साथ उस डिफेंसिव बैरियर में कैद हो गया। जो देखकर वो डीमन उससे पूछने लगी कि कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुमने तो खुद होकर ही अपने आप को भी हमारे साथ ट्रैप कर लिया। अरे अरे, हमें तो लगा था कि तुम स्मार्ट होंगे, लेकिन तुम्हारे जितना बेवकूफ तो और कोई नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जुइरोंग ने डीमन प्रिंसेस पर न जाने कितने ही सारे हमले किए थे, लेकिन डीमन प्रिंसेस अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। वो जुइरोंग के हर एक एरो को डॉज कर रही थी। तो जितने भी एरोस को प्रिंसेस ने डॉज किया था, उन सभी को जुइरोंग दोबारा से वापिस बुलाती हुई उसकी पीठ में पियर्स कर देती है, जिससे तो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई। उसने सीधे जाकर जुइरोंग के कंधे में अपनी सोर्ड पियर्स कर दी थी। सो इस तरह से इन दोनों ने भी एक दूसरे को घायल कर दिया। यहाँ पर डीमन प्रिंसेस उसके एरोस को झटकते हुए कहने लगी कि अगर तुम्हें मारते हुए मैं खुद कुर्बान हो गई तो भी मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे फादर तो खुश होकर मेरी कब्र पर 2-4 कविताएं लिख देंगे। जितनी शानदार तुम्हारी कब्र हो, उतनी ही ज्यादा दिनों तक तुम्हें याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग उन ट्विन डीमंस को बता रहा था कि मेरी स्पिरिचुअल पावर अब पूरी तरह से खत्म हो गई, इसलिए अब यहाँ से भागने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस पर वो डीमन हंसते हुए कहने लगी कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी कमजोरी को पहचान गए। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, भले ही मेरी स्पिरिचुअल पावर डिप्लीट हो गई, लेकिन तुम दोनों से डील करने के लिए मैं एक डिफरेंट अप्रोच यूज करने वाला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी 5 मिलियन गोल्ड टेल्स तुम्हें क्रश कर पाएगी? अब 5 मिलियन गोल्ड टेल्स का नाम सुनते साथ ही डीमंस थोड़ी बहुत हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आता कि चांगशिंग एग्जैक्टली करने क्या वाला है। और उतने में चांगशिंग ने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए गोल्ड टेल्स की बारिश करना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान से खजाने का बादल फट चुका हो। इधर इन दोनों पर वो गोल्ड टेल्स चट्टानों जैसे हिट होने लगे। वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर चांगशिंग के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। और अब देखते देखते दोनों भी उस गोल्ड टेल्स के मलबे के नीचे दबने लगी। काश चांगशिंग ये गोल्ड टेल्स हमारी तरफ पास कर देता, फिर तो हम सब के सब मालामाल हो जाते। सब यहाँ पर चांगशिंग ने अपने ड्रैगन बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम दोनों में से सबसे पहला कौन क्रश होगा। वहीं पर वो डीमंस तो हैरान होते हुए कहने लगी कि इस बंदे के पास तो ड्रैगन ब्लड बॉडी है, इसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी ने तो हम दोनों को भी सरपास कर दिया। और फिर क्या ये दोनों भी उस हेवी गोल्ड टेल्स के नीचे दबने लगी। वैसे देखा जाए तो चांगशिंग इन्हें इतनी भी बुरी मौत नहीं दे रहा था। ऐसी रईसों वाली मौत बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। वहीं दूसरी तरफ जुइरोंग ने अपना एक फिनिक्स आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया। वो डीमन प्रिंसेस के साथ जो मुकाबला चल रहा था उसे खत्म करना चाहती है। दरअसल उस आर्टिफैक्ट के अंदर से ढेर सारी गोल्डन चेन्स बाहर आ रही थी, जो कि डीमन प्रिंसेस को जकड़ने की कोशिश करती है। मगर उतने में जुइरोंग की ये टेक्निक अपने आप डीएक्टिवेट हो गई। वो तुरंत ही समझ जाती है कि डीमन प्रिंसेस की सोड पर पॉइजन लगा था और अब उसी का असर जुइरोंग की बॉडी पर नजर आने लगा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमन प्रिंसेस ने सीधे उस पर हमला कर दिया, लेकिन जुइरोंग अभी भी उसके अटैक को काउंटर कर रही थी। उतने में डीमन जनरल को याद आता है कि डीमन एम्परर ने उसे बताया था कि किसी भी कीमत पर ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए।
चाहिए। सभी जीनियस को खत्म करके वहाँ की ट्रेजर को हासिल करो। उसके बाद मुझे सूली को भी डिस्ट्रॉय करना है। इस प्लान को बनाने के लिए मैंने कई सौ साल मेहनत की है, तो इसे बिल्कुल फेल मत होने देना। और जनरल भी समझ गया था कि डीमन प्रिंसेस जू युरोंग को अकेले तो मार नहीं पाएगी, तो उसने जू युरोंग पर धोखे से वार कर दिया, जिसके चलते जू युरोंग घायल होकर सीधे उस क्लिफ से नीचे गिरने लगी। इधर चांगशेंग का बैरियर भी ब्रेक हो जाता है, मगर उसी वक्त उसने अपनी तलवार की मदद से उन दोनों विंग्स को स्लिट कर दिया। और अब उन दोनों को मारने के बाद फाइनली चांगशेंग की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसके चलते वो भी क्लिफ से नीचे गिरने लगता है। इधर डीमन प्रिंसेस अपने जनरल को मारने की कगार पर थी। उससे पूछती कि बताओ तुमने उस बंदी पर स्नीक अटैक क्यों किया, जिस पर वो जनरल बताने लगा कि आपके फादर का हुक्म था कि इस मिशन को किसी भी कीमत पर फेल मत होने दो। लेकिन डीमन प्रिंसेस को उसका ये एक्सक्यूज अच्छा नहीं लगता और अब वो उसकी गर्दन उड़ाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक शानदार फिनिक्स अपीयर हो गया। वेल इसे कहा जाता है रीबर्थ फ्रॉम द एशेस। ये एक फिनिक्स की एबिलिटी थी। ऐसा कहा जाता है कि फिनिक्स जब भी मरेगा वो अपने एशेस से दोबारा से जन्म लेगा, और अब यहाँ पर जू युरोंग ने भी वही किया था। खैर अब वो डीमन प्रिंसेस के साथ मुकाबला नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे पता था कि डीमन जनरल बीच में इंटरफेयर करेगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर चांगशेंग उसी क्लिफ से नीचे गिर रहा था और तभी जू युरोंग उसके पास पहुंच जाती है। चांगशेंग को अपने सामने देखते साथ ही जू युरोंग की तो दिल की धड़कनें मानो थम सी गई, और उतने में चांगशेंग ने भी अपनी आंखें खोल ली। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते साथ ही अपने हाथ थाम लिए थे, और इसी पल में उन दोनों को बचपन की सारी बातें याद आने लगी। जब भी जू युरोंग को चांगशेंग का लेटर मिले वो काफी ज्यादा खुश हुआ करती थी, और फाइनली ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही गए। वेल इस चैप्टर का नाम था शाम होने से पहले, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।